हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज की वीडियो में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पर बात करेंगे, गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करेंगे, इसके अलावा नए गृह सचिव की बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम लोग आज की वीडियो को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज आपको विजुअलिटी भी थोड़ा सा बेटर दिख रही होगी। चलिए शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से। कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था 78वां स्वतंत्रता दिवस जो है, इस अवसर पर पीएम मोदी जी के द्वारा कुल 98 मिनट का भाषण दिया गया। 15 अगस्त के भाषण में पीएम मोदी अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। और इस अवसर पर ध्वजारोहण के दौरान पीएम मोदी ने राजस्थानी लहरिया पगड़ी पहनी हुई थी। इसके अलावा भारतीय निवेशकों के 7,860 नई कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के साथ विदेशी व्यापार के मामले में शीर्ष स्थान पर दुबई में भारत ने स्थान हासिल किया है। यानी दुबई में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत का रहा है नई कंपनियों के मामले में। प्रवर्तन निदेशालय के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं राहुल नवीन। 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके अलावा अभी चाइना ने दोस्तों 2 टन पेलोड ले जाने वाले अपने सबसे बड़े नागरिक कार्गो ड्रोन का अनावरण किया है। अफ्रीका सीडीसी जो है, इसके प्रकोप से बचने के लिए, मंकी पॉक्स के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। आज हम लोग डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करेंगे। भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच अब होंगे पीआर श्रीजेश। और जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है गस एडकिंसन और चमारी अटापट्टू ने। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने वन लाइनर फॉर्मेट में किया रिवीजन 1 मिनट में। अब हम लोग डिटेल करंट अफेयर की बात करेंगे। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल कितने पुलिस पदक प्रदान किए गए? तो दोस्तों अभी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा टोटल 1037 पुलिस पदक और गैलेंट्री अवार्ड्स की घोषणा की गई। साथ ही साथ इसमें गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए गए, यानी वीरता पुरस्कार दिए गए। तो देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि किस कितना कितना मिला है, क्योंकि किसे मिला है ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा था, मतलब नहीं पूछा जाता है। संख्या पूछी जाएगी और पूछा क्या जाएगा नाम में जो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार रहेगा ना, जो सबसे कम संख्या में होती है, वो पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं ध्यान से। एक तो ध्यान रखना कि कौन अनाउंसमेंट करता है और कौन देता है। तो आप राष्ट्रपति जी का नाम याद रखना। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और विज्ञान भवन में बुलाकर दिया जाता है। लेकिन अनाउंसमेंट 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अनाउंसमेंट किया जाता है। बाद में समय निकाल करके, खाली समय देख करके, शेड्यूल करके बुला कर दिया जाता है विज्ञान भवन में, सॉरी राष्ट्रपति भवन में, नई दिल्ली में। अब इस बार जो है वीरता के लिए 213 पदक, सराहनीय सेवा के लिए 729 पदक, सेना पदक दिए गए 63, विशिष्ट सेवा के लिए 94, शौर्य चक्र दिए गए 18, नौसेना पदक दिए गए 11, कीर्ति चक्र की घोषणा हुई 4, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, और वायुसेना पदक दिए गए 6। अब देखिए इसमें दो आपको दिख रहा है, ये दोनों जो हैं, यही दोनों हैं वीरता पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड ये दोनों हैं। बाकी के पदक हैं, ठीक है, ये हैं वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि 6 होते हैं। टोटल 6 वीरता पुरस्कार हैं भारत में। कौन कौन से हैं तो आप बताइएगा। वीरता पुरस्कार जो है ये केवल 6 हैं, गैलेंट्री अवार्ड जिन्हें कहते हैं। 3 तो होता है युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, और दूसरा टाइप का होता है शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में या शांति के समय में। अब देखो युद्ध के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा और ओवरऑल भी सबसे बड़ा माना जाता है वो होता है दोस्तों गैलेंट्री अवार्ड अपना परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। इसके बाद दूसरे नंबर का आता है अशोक चक्र, जो कि शांति के क्षेत्र का होता है। लेकिन पहले युद्ध के क्षेत्र का देखते चलो। परमवीर चक्र के बाद नंबर आता है महावीर चक्र, महावीर चक्र। अभी नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि क्रम इनका थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। शांति के क्षेत्र में अगर बात करें तो शांति के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अशोक चक्र, अशोक चक्र। और शांति के क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र। और तीसरा सबसे बड़ा होता है शौर्य चक्र।
अब इनका क्रम देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक चक्र को कभी कभी शांति के क्षेत्र का परमवीर चक्र भी कहते हैं। शांति के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार होता है क्योंकि, तो इसे शांति के क्षेत्र का परमवीर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इनका क्रम देखिएगा कैसे होता है। अगर पूछा जाए कि सर्वोच्च सम्मान वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बताओगे सबसे नंबर 1 पर ये होता है। दूसरे नंबर पर होता है ये अशोक चक्र। तीसरे नंबर पर होता है महावीर चक्र। चौथे नंबर पर होता है कीर्ति चक्र। पांचवें नंबर पर होता है वीर चक्र। और छठे स्थान पर होता है शौर्य चक्र। समझ में आई बात? यानी ये ऐसे 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 चलेगा, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे चलेगा। ये इसकी डायरेक्शन होती है, इसको आप ध्यान रखना भारत में वीरता के लिए। अब वापस से आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, कीर्ति चक्र पुरस्कार 4 विजेता कौन कौन है? स्वर्गीय मनप्रीत सिंह जी, स्वर्गीय रवि कुमार जी, और राम गोपाल नायडू जी, और स्वर्गीय हुमायूं भट्ट जी। ठीक है, इन चारों को दिया गया। इसके अलावा सीआरपीएफ ने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्राप्त किया, मतलब ओवरऑल ओवरऑल कैटेगरी में जब संस्था को दिया जाता है तो उस मामले में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नया केंद्रीय गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव दोस्तों अब होंगे कौन? ये अब होंगे गोविंद मोहन। ठीक है ना, गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, जब कैबिनेट सचिव बता रहा था मैं, उसी टाइम बताया था कि अजय कुमार भल्ला जी भी रिटायर होने वाले हैं और नई नियुक्ति जल्द ही मैं आपको बताऊंगा। तो नई नियुक्ति हो चुकी है। सीनियर आईएएस ऑफिसर गोविंद मोहन अपॉइंटेड एज द यूनियन होम सेक्रेटरी। देखिए, 4 सेक्रेटरी कम से कम आपको याद होनी चाहिए, 4 सचिव याद होने चाहिए। एक वित्त सचिव, एक कैबिनेट सचिव, एक गृह सचिव और एक विदेश सचिव। 4 सचिव कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, ये होंगे नए गृह सचिव, अजय कुमार भल्ला जी की जगह पर लेंगे। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। इससे पहले संस्कृति मंत्रालय में थे, अब यहां पर जाएंगे। और टीवी सोमनाथन जो कि पूर्व वित्त सचिव थे, ये अब होंगे भारत के नए कैबिनेट सचिव। जल्द ही आपको वित्त सचिव की नई घोषणा मिलेगी। चलिए आगे, यहां पर देखिए कुछ और नियुक्तियां हैं, फिर से रिवीजन हम लोग कर लेंगे, अभी उस दिन हालांकि किया था हम लोगों ने। चलिए, राहुल नवीन जी ईडी के नए निदेशक बनाए गए हैं। राणा एके सिंह एसबीआई के एमडी। टीवी सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव। इसके अलावा दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर पहली महिला चिकित्सा सेवा महानिदेशक हैं। प्रीति सूदन, इनको यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया। मनोज मित्तल सिडबी के अध्यक्ष और एमडी बने हैं। और केवी सुब्रमण्यम फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। चलो ये 5 रट डालो, 5 6 कितना है, 2 2 4 5, ये 5 रट डालो, एक बार फिर से रिकॉल कर लो, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 17 अगस्त 2024 को तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? आज 17 अगस्त है, आज इसकी मेजबानी की जाएगी किसके द्वारा? भारत के द्वारा। साथियों, ये तीसरा संस्करण है, इसके पहले के दोनों संस्करण भी भारत ने ही इसकी मेजबानी की थी। भारत ने पहला और दूसरा संस्करण 2023 में मेजबानी किया था, एक तो जनवरी में और दूसरा नवंबर महीने में। ये दोनों ही मेजबानी भारत के द्वारा की गई, क्योंकि ग्लोबल अगर साउथ में देखोगे, एशिया में साउथ में, तो सबसे मजबूत देश जो है भारत ही आपको नजर आ रहा है। तो तीसरा संस्करण इसका है, इस बार वर्चुअली आयोजित किया जाएगा, मतलब कहाँ वाला क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, वर्चुअली होगा, ठीक है, वीडियो कॉलिंग के जरिए। इस सम्मेलन का विषय रखा गया है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। ओके, अगला, यहाँ पर कुछ और आयोजन सम्मेलन है, अभी हम लोगों ने रिवीजन किया था कुछ दिन पहले। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो नए स्टूडेंट हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी, इनका विवेचन किया गया? इसको लिखा है भीम सिंह जी ने। भीम सिंह जो है ये राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, मेंबर हैं, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है। इस पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह जी, जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं। ठीक है, उपसभापति हैं राज्यसभा के, ये विमोचन किए हैं। लिखा किसने है? लिखा है भीम सिंह जी ने, जो कि राज्यसभा के मेंबर है। इसमें बेसिकली उन कम जो पॉपुलर स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में वर्णन किया गया है। आजादी के लड़ाई में जो कम पॉपुलर रहे थे लीडर, उनका वर्णन किया गया है। कुछ और पिछले दिनों में पुस्तकें आई हैं, जैसे इंडिया एट 100, ये पुस्तक वी सुब्रमण्यम ने लिखी। कॉल ऑफ द गिर परमिल नाथवानी ने लिखी, और ये भी मेंबर हैं। और विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों का संकलन है। मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है। गेटवे टू द सी रमेश बैस जी इसका विमोचन किए थे। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल
अल्पना किला वाला ने लिखी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आई हैव द स्ट्रीट्स, आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा ने लिखी। द विनर्स माइंडसेट शेन वाटसन की पुस्तक है, याद रखना। अगला, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल यानी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, दुनिया के ही एक छोर पर, एक महाद्वीप पर बहुत तेजी से एक वायरस फैल रहा है, एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स कहा जाता था पहले, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज होने लगी, इसलिए डब्ल्यूएचओ ने पिछली साल ही इसका नाम एमपॉक्स कर दिया था। मैंने इसको बताया था आपको पिछले साल ही, और जैसा कि मैंने कल की भी वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया था कि ये पिछली साल और उसके भी पहले साल भी ये धीरे धीरे इसके कुछ छुटपुट मामले देखने को मिले थे, लेकिन अब इसका बड़े स्तर पर मामले देखने को मिल रहे हैं। अफ्रीका में कई मौतें भी हो गई हैं। तो मंकी पॉक्स जो है, या एम पॉक्स कहें, ये तेजी से फैलता जा रहा है और डब्ल्यूएचओ ने इसके लिए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज एमपॉक्स एंड व्हाई डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। इस पर डिटेल वीडियो आज दिन में हो सकता है आपको मिल भी जाए, जिसमें मैं आपको इसके कारण, लक्षण, उपचार वगैरह सब डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस बार कॉन्गो में ये ज्यादा फैल रहा है। कॉन्गो जो है, यहाँ पर आपको दी जाएगा कॉन्गो और अफ्रीका के अन्य स्थानों में। कॉन्गो एक देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और कॉन्गो एक गणराज्य, दो देश हैं, और अफ्रीका के, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। यहाँ पर बहुत तेजी से ये फैल रहा है और इसके केसेस अब भारत में भी दिखना शुरू हो रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। डब्ल्यूएचओ की बात करें अगर, तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ग्लोबल हेल्थ डे, ठीक है ना, याद रखना। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है और टेड्रोस एधनोम इसके अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में गूगल ने कितने देशों में एआई ओवरव्यू का विस्तार किया? तो गूगल ने दोस्तों भारत समेत 6 देशों में एआई ओवरव्यू का विस्तार किया है। एआई ओवरव्यू इनका एक प्रकार से उसी टूल में एक थोड़ा अपग्रेडेड फीचर्स है। जो गूगल सर्च का टूल होता था, उसी में थोड़ा सा अपग्रेडेड फीचर है। ये कोशिश करेगा कि आप जो सर्च कर रहे हो उसको एआई के थ्रू कितना बेटर से बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ वो आंसर कर सके, आपका सर्च रिजल्ट और बेटर कर सके और इनहेंस कर सके। इसको लेकर के एआई ओवरव्यू जो है, अभी कुछ देशों में रोल आउट किया गया था, लेकिन अब 6 और देशों में रोल आउट किया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है। ये 6 देश में देखिए कौन कौन है। भारत के साथ यूनाइटेड किंगडम यानी यूके है, जापान, इंडोनेशिया, मैक्सिको और ब्राजील है। यहाँ पर भी अब एआई ओवरव्यू काम करेगा। आने वाले दिनों में आप गूगल सर्च पर कुछ भी सर्च करोगे, उसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रिप्लाई आएगा और वो काफी ज्यादा एक्यूरेट और ऑथेंटिक रिप्लाई रहेगा। तो एआई ओवरव्यू ये होगा। अगला, गूगल के बारे में आप जानते हो ना, गूगल की स्थापना किसने की थी? लैरी पेज ने और सर्जेई ब्रिन ने 1998 में इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर इसका अमेरिका में है। अगला, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी। इस बार 2024 में 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है। ध्यान रहे, 2024 में दिया गया 2022 के लिए, है ना। और इसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई है कौन? आट्टम। आट्टम साथियों एक मलयालम फिल्म है, ठीक है, मलयालम, और इसको बेस्ट फिल्म अवार्ड, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं, एक एक करके जानेंगे हम लोग। 16 अगस्त को इसकी घोषणा की गई है। 70वां संस्करण है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का। नेशनल फिल्म पुरस्कार और बाकी के फिल्म पुरस्कार में साथियों अंतर होता है। क्यों? बाकी के फिल्म पुरस्कार जो होते हैं वो किसी एकेडमी के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा और सबके द्वारा दिए जाएंगे। नेशनल फिल्म अवार्ड जो होते हैं ये गवर्नमेंट देती है ना, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है और इसको राष्ट्रपति जी बुलाकर देते हैं। अब इसी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन अभी उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अनाउंसमेंट बाद में होता है, लेकिन दिया जाता है एक साथ ही बुलाकर। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अलग ही महत्व होता है। आप देखते हो जब भी कोई सेलिब्रिटी रहता है उसमें लिखा रहता है ना कि ये 5 नेशनल अवार्ड जीते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड जीते हैं, या 2 नेशनल फिल्म अवार्ड जीते हैं, वगैरह वगैरह। चलिए, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आट्टम को चुना गया है, जिसके डायरेक्टर हैं आनंद एकार्सी। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कांतारा रही है, कन्नड़ फिल्म है, इसके निर्देशक हैं ऋषभ शेट्टी। इनका नाम याद रखना। इन्हीं को बेस्ट एक्टर भी चुना गया है। और बेस्ट अभिनेत्री चुनी गई हैं नित्या मेनन थिरुचिताम्बलम के लिए और मानसी पारेख कक्ष एक्सप्रेस के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सूरज बड़जात्या को, ऊंचाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो है अरिजीत सिंह।
ब्रह्मास्त्र भाग 1 के केसरिया के लिए, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म चुनी गई है गुलमोहर। इसको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट। आज दिन में इस पर मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस की वीडियो दे दूंगा, जिसमें क्वेश्चन और आंसर की वीडियो होगी, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आप रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, अभी कल या परसों की वीडियो में आपको बताया था कि थाईलैंड के सर्वोच्च न्यायालय ने वहां के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री को देना पड़ा इस्तीफा। तो अब नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आप बताओगे कि पेंतोगतार्न सिनावात्रा, इनको चुना गया है नया प्राइम मिनिस्टर। ये पूर्व प्राइम मिनिस्टर थाकसिन की बेटी हैं, और इनको अब नया नॉमिनेट किया गया है प्रधानमंत्री के रूप में। अगर ये प्रधानमंत्री, चूंकि अभी अभी बाकी है, संसद में वोटिंग होगी, अगर ये बन जाती हैं तब ये होंगी थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री। ओके, और शिवनात्रा परिवार से तीसरी होंगी, क्योंकि इनके पिताजी भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। तो फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री श्रीथा थाउसिन को हटाया गया था। इनको रिश्वत मामले में शामिल कैबिनेट सदस्य को नियुक्त करने के आरोप में न्यायालय ने, वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने हटाया था, फिर इन्होंने इस्तीफा दिया था। थाईलैंड कहां पर है? तो मैप में अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से ही पड़ोस में ही आपको एक दो देश छोड़ करके मिल जाएगा थाईलैंड। ठीक है, म्यांमार छोड़ो, फिर थाईलैंड मिलेगा आपको। थाईलैंड की राजधानी क्या होती है? बैंकॉक। और यहाँ की करेंसी होती है थाई बहत। ये और नियुक्तियां हैं पिछले दिनों में जो हुई हैं, जैसे रवांडा के राष्ट्रपति अभी पॉल कागमे को नियुक्त किया गया था, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने थे, और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेस्कियन बने थे, ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा, चाड के प्रधानमंत्री अल्लाह मायो हलीना, वियतनाम के राष्ट्रपति टॉ लेम बने हैं। अगला, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इस्तीफा दिया? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। फुमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये अक्टूबर 2021 से इस पद पर हैं। ये कह रहे हैं कि अगले महीने ये अपना पद त्याग कर देंगे, साथ ही साथ अपने पार्टी का जो अध्यक्ष वाला पद है उसका भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसका चुनाव होना है, इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो इसके अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये इसका चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, और अगले महीने ये अध्यक्ष का पद तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। तो इन पर, क्योंकि इनके पार्टी पर भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप भी लगे हुए हैं जापान में, और जापान की इकोनॉमी भी अभी लगातार गिरती जा रही है, तो कुछ खास ठीक नहीं चल रहा है इनके यहाँ। फुमियो किशिदा जो है ये इस्तीफा देंगे। और जापान से एक बात याद रखना कि इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय शिंजो आबे, जिनकी हत्या कर दी गई थी, गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी थी, तो वो उनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, पद्म विभूषण। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे फिर पूछा जाएगा, याद रखना। शिंजो आबे को मिला था पद्म विभूषण। यहाँ पर आपको जापान दिख जाएगा, जैसे ये है प्यारा भारत अपना। यहाँ पर चाइना को छोड़ो, साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया को छोड़ो, ये जो देश दिखेगा आपको ये है जापान। जापान की मुद्रा येन होती है, राजधानी इसकी टोक्यो होती है, जहां पर टोक्यो ओलंपिक हुआ था पिछला वाला। ओके, और अभी फुमियो को इस्तीफा दे ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कुछ और प्रमुख इस्तीफे हैं, इनका रिवीजन कर लो। श्रीथा थाउसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद छोड़े। मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष का पद छोड़े। डेविड वार्नर ये संन्यास लिए। रोहित शर्मा संन्यास लिए। विराट कोहली संन्यास लिए। तमिलसाई सौंदरराजन ये तेलंगाना पुडुचेरी के राज्यपाल पद से इस्तीफा दी थी। अरुण गोयल चुनाव आयोग के आयुक्त पद से इस्तीफा दिए थे। लास्ट क्वेश्चन आज का, किस मिसाइल के जनक माने जाने वाले आर्यन अग्रवाल जी का निधन हो गया? तो आर्यन अग्रवाल दोस्तों भारत की अग्नि मिसाइल के जनक माने जाते थे, फादर ऑफ इंडियन अग्नि मिसाइल, और इनका अभी निधन हो गया है। ये पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित थे। इनका निधन हो चुका है और बुढ़ापे की वजह से हुआ है, मतलब अपनी उम्र इन्होंने पूरा जिया हुआ है। एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर थे। इन्होंने सतह से सतह मार करने वाले अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला में योगदान दिया था। इनको पद्मश्री मिला था 1990 में, पद्म भूषण मिला था 2000 में, और डॉक्टर बीरेन राय अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार मिला था 1990 में। ध्यान रहे, देखो जो अग्नि मिसाइल होती है ना, अग्नि की सीरीज जो है भारत में कई है। अग्नि 1 है, अग्नि 1 प्राइम है, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, और भारत अग्नि 6 पर भी काम कर रहा है। और रेंज के हिसाब से नाम रखे गए हैं, जैसे अग्नि 1 जो है इसकी 1000 से 1500 किलोमीटर की रेंज होती है। अग्नि 2 जो होती है इसकी 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज है। 3 जो है 3000 से 3500, 4 जो है 4000 से 4500, और अग्नि 5 जो है 5500 से अधिक इसकी रेंज है किलोमीटर में। और अग्नि 6 पर काम कर रहा है भारत, जिसके बारे में अभी मतलब
चाइना तो पहले से ही डर के बोल रहा है कि ये लोग 7-8 हजार किलोमीटर की रेंज बनाकर चल रहे हैं। फिलहाल ये कुछ और निधन है चर्चित, इसको मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर भेज दिया था। व्हाट्सएप चैनल अगर जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर ऐसी चीजें मैं शेयर करता रहता हूं, तो जिससे आप रिवीजन अलग अलग टाइम पर कर सकते हो। देखिए, नटवर सिंह जी का भी निधन हुआ था, पूर्व विदेश मंत्री थे। तुसुंग दाओली का निधन हुआ था। इसके अलावा ये वैज्ञानिक थे और इनको नोबेल मिल चुका था। शोभना रानाडे गांधीवादी समाज सेवी थी, इनका निधन हुआ। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी। अंशुमन गायकवाड़ का निधन हुआ। कमला पुजारी का निधन हुआ। राजीव तारानाथ का निधन हुआ। नारायणन वाघुल का निधन हुआ। मालती जोशी का, सुशील कुमार मोदी का और सुब्रमण्यम थारेश्वर का। ये कुछ प्रमुख निधन है पिछले दिनों में जो हुए हैं। तो ये तो थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बहुत लोग आश्चर्यचकित हो रहे होंगे आज प्रमोशन नहीं किए, ऑफर खत्म हो गया भाई। एमजेटी ऐप पर आपको फ्री पीडीएफ और फ्री क्विज मिल जाएगी। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ रेखा है। इसके अलावा किस देश के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को पहला वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था? तो ये ईरान में हुआ था। आज भी अच्छे क्वेश्चन है दोनों। बताइएगा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर लगातार 11 बार भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर। चीन के बाद यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, कल की वीडियो देखे होगे तो जरूर आंसर कर ले जाओगे। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। मैं मिलूंगा आपको अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।